देखिए, भाषा का विवाद हमेशा से रहा है, चाहे आप लोग आज़ादी के पहले चले जाइए या आज़ादी के बाद चले जाइए। और अभी तमिलनाडु में भाषा को लेकर फिर से विवाद होने लगा है। अब बात आ रही क्या है, यह परिसीमन से पहले की सियासी रणनीति है। और हमारे देश में आप देखते हैं कोई भी मुद्दा हो उस पर राजनीति होना स्वाभाविक सी बात रहती है, चाहे धर्म की बात कर लीजिए, जातियों की बात कर लीजिए या फिर भाषा की बात कर लीजिए। तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तीन भाषा फार्मूले को लेकर हाल ही में जो विवाद हुआ, ये सिर्फ एक प्रशासनिक झगड़ा नहीं है। और तमिलनाडु में भाषा को लेकर राजनीतिक गर्मी का मुख्य कारण हिंदी भाषा को लेकर चल रहा है विवाद है। यह मुद्दा परिसीमन से पहले की सियासत से भी जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने से इनकार कर दिया। और इसके जवाब में केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाले फंड को रोक दिया। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर 2152 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की मांग की है। इस विवाद की जड़ में तीन भाषा फार्मूला है जो एनईपी का हिस्सा है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह नीति युवाओं को सभी क्षेत्रों में रोजगार दिलाने में मदद करेगी, जबकि तमिलनाडु इसे राज्य पर हिंदी थोपने की कोशिश मानता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु को इस नीति का पालन करना ही होगा, और क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुरूप है। इस विवाद ने एक ऐसी बहस को फिर से जन्म दिया जो तमिलनाडु में लगभग एक सदी से चली आ रही है। और केरल, कर्नाटक जैसे अन्य दक्षिणी राज्य के विपरीत तमिलनाडु में दो भाषा फार्मूला लागू है, और जिसमें छात्रों को केवल तमिल अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। एनईपी 2020 का तीन भाषा फार्मूला क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति राज्यों को अपनी पसंदीदा भाषाएं चुनने की आजादी देती है। एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी और अन्य कोई या फिर कोई अन्य भारतीय भाषा, और तीसरी अंग्रेजी या फिर कोई अन्य विदेशी भाषा होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि यह नीति हिंदी नहीं थोपती है बल्कि भाषाई लचीलापन प्रदान करती है। ठीक है। और तीन भाषा फार्मूला की बात करें तो 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तीन भाषा फार्मूला पहली बार पेश किया गया था। यह फार्मूला कहता है कि भारत में हर छात्र को तीन भाषाएं सीखनी चाहिए। इनमें से एक उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, तीसरी भाषा अंग्रेजी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद के लिए जरूरी है। और यह फार्मूला सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होता है। वहीं तमिलनाडु में लंबे समय से दो भाषा फार्मूला तमिल और अंग्रेजी लागू है। राज्य सरकार तीन भाषा फार्मूला को हिंदी थोपने की कोशिश मानती है, जो उसकी स्थापित भाषा नीति के खिलाफ है। तमिलनाडु को डर है कि इससे हिंदी का दबदबा बढ़ेगा और तमिल भाषा का महत्व घटेगा। अब बात आती है तमिलनाडु का हिंदी विरोध एक लंबा इतिहास है। तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कोई नई बात नहीं है। यह विरोध आजादी से पहले के समय से चला आ रहा है। साल 1937 में पहला हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था, जब सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश की थी। इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, 3 साल तक चले। आजादी के बाद 1948-49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने की सिफारिश की थी। तीन भाषा फार्मूले का प्रस्ताव इसी आयोग ने दिया था। आयोग का मानना था कि हिंदी का इस्तेमाल सभी राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, और जबकि क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल प्रांतों में किया जाए। हालांकि आयोग ने यह भी माना कि अंग्रेजी की तुरंत छोड़ देना अव्यवहारिक होगा। अब केंद्र सरकार का हिंदी क्यों जरूरी है? केंद्र सरकार का कहना है कि हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का ज्ञान नौकरी के अवसरों को बढ़ा सकता है, खासकर केंद्र सरकार की नौकरियों और निजी क्षेत्र में। आईएएस और आईपीएस अधिकारी जिनकी नियुक्ति देश में कहीं भी हो सकती है, हिंदी जानने से अपना काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। भारत में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां अक्सर व्यापक संचार के लिए हिंदी का इस्तेमाल करती हैं। 1948-49 में राधाकृष्णन आयोग द्वारा प्रस्तावित तीन भाषा फार्मूले को 1964-66 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग ने स्वीकार कर लिया था। इंदिरा गांधी सरकार ने 1968 में पारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे शामिल किया था। माध्यमिक शिक्षा के लिए इस फार्मूले में प्रस्तावित किया गया था कि हिंदी भाषी राज्य में छात्र हिंदी अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानतः दक्षिण की भाषाओं में से एक सीखेंगे, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी के साथ हिंदी सीखेंगे। जब केंद्र सरकार ने अंग्रेजी की जगह हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने का फैसला किया तो 1965 में फिर से हिंदी विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। और ये आंदोलन सिर्फ भाषाई विरोध नहीं थे, बल्कि तमिल पहचान और क्षेत्रीय गौरव से जुड़े थे। द्रविड़ आंदोलन ने भी तमिलनाडु की राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और यह आंदोलन भाषाई स्वायत्तता का समर्थन करता रहा और हिंदी थोपे जाने के हर प्रयास का विरोध करता रहा। एनईपी 2020 हिंदी पर जोर नहीं। पिछली शिक्षा नीतियों के विपरीत 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी का कोई जिक्र नहीं है। नीति में कहा गया बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएं राज्यों, क्षेत्रों, निश्चित रूप से
निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होगी। 3 भाषाओं में से कम 2 भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए, और इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से कोई भी राज्य किन्हीं भी 2 भारतीय भाषाओं को पढ़ा सकता है। पिछली नीतियों में हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर था और इससे दक्षिण भारतीय राज्यों में विरोध होता था। अब एनईपी 2020 में हिंदी का कोई जिक्र नहीं है, जिससे राज्यों को अपनी भाषाएं चुनने की आजादी है। अब बात आती है, देखिए कि 3 भाषाई फार्मूला चुनौतियां समस्याएं क्या है। 3 भाषा फार्मूला के कारण छात्रों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ सकता है। कुछ जगहों पर छात्रों को संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है, जो उन पर अतिरिक्त बोझ डालता है। 2001 की जनगणना के अनुसार सिर्फ 25 से ज्यादा भारतीयों की मातृभाषा हिंदी है, 25 करोड़ के लगभग। ये त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी जैसी राज्य हिंदी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हिंदी भाषी राज्यों ने अपने पाठ्यक्रम में कोई दक्षिण भारतीय भाषा शामिल नहीं की। शिक्षकों, अन्य संसाधनों की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। क्या यह परिसीमन से पहले की सियासत है? ये भी आ रहा है सवाल। यह मुद्दा परिसीमन से पहले की सियासत से भी जुड़ा है। परिसीमन का मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में बदलाव। अगर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत के राज्यों को अधिक सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक है। उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा बड़ी है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण में काम किया है। इससे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों को कम लोकसभा सीटें मिल सकती हैं, जबकि उत्तर भारत के राज्यों, खासकर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की सीटें बढ़ सकती हैं। राजनीतिक दलों को डर है कि परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की आवाज केंद्र में कमजोर पड़ सकती है। ऐसे में हिंदी के मुद्दे को उठाकर तमिल पहचान और क्षेत्रीय अस्मिता को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। डीएमके जैसे दलों को लगता है कि अगर हिंदी को लेकर आंदोलन तेज होगा तो केंद्र पर दबाव बना सकेंगे और परिसीमन में तमिलनाडु के हितों की अनदेखी नहीं होगी। तमिलनाडु में यह मुद्दा सबसे ज्यादा उछलता है, क्योंकि यहाँ भाषा और राज्य की अस्मिता से जुड़े आंदोलन पहले भी होते रहे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।